Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to my YouTube channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसकी मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है स्थिर वैद्युतिकी। क्या मतलब होता था इसका? तो स्थिर आवेशों का अध्ययन या उन आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जो होता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, अभी तक हम स्थिर वैद्युतिकी के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है हमने और चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग पढ़ लिया है। और जो यूनिट है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी, उसके 2 चैप्टर बाकी हैं। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास होगा विद्युत धारिता। क्लियर है? देखिए, विद्युत विभव स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत आवेश पढ़ा है, आवेशों के प्रकार पढ़े हैं और 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल मतलब कूलाम का नियम पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने किसी आवेश के चारों तरफ बनने वाले विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी आवेश के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो भी हमने ज्ञात की थी। और बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने ज्ञात की थी, जिसे हमने कहा था अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर बिंदु आवेश के बाद में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि सतत आवेश वितरण के कारण अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो वहां हमने गाउस के अनुप्रयोग का उपयोग किया था। ठीक है, और उसकी सहायता से, गाउस के अनुप्रयोग की सहायता से हमने सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा था। क्लियर है? अब देखिए, विद्युत विभव पढ़ने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये यूनिट या ये चैप्टर डायरेक्टली पढ़ रहा है विद्युत विभव, तो आपको पढ़ने में या समझने में काफी मुश्किल होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाएं और चैप्टर नंबर 1 और 2 मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में कंप्लीट आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आप ये विद्युत विभव पढ़ोगे तो आपको काफी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जो होंगे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 मतलब विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है अगर आपके क्लियर है तो विद्युत विभव को आप आसानी से समझ लोगे। क्लियर है? तो विद्युत विभव पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाएं, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर चैप्टर नंबर 1 और 2 के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट सीक्वेंस वाइज लेक्चर हैं, उनको जरूर देखें, उनके नोट्स बनाएं और सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लें और फिर आप ये चैप्टर नंबर 3 ट्राई करें। क्लियर है? देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। तो देखिए, विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश से संबंधित 2 राशियां हैं। पहली है विद्युत क्षेत्र और दूसरा है विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं और विद्युत विभव अब हमें पढ़ना है। कुल मिला के इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? तो देखिए, हम विद्युत क्षेत्र को एक विद्युत विभव के रूप में भी प्रदर्शित करेंगे। और छोटी सी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के रूप में, इस अध्याय में हम विद्युत क्षेत्र को एक अदिश राशि विद्युत विभव के रूप में प्रदर्शित करेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र E जो होगा उसे हम विद्युत विभव जो होगा उसके रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इसमें असमानता है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है, मतलब इसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। क्लियर है? और विद्युत विभव जो होगा वह एक अदिश राशि है और इसका सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। तो हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र को विद्युत विभव के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देखो, विद्युत आवेश से संबंधित 2 राशियां होती हैं। विद्युत क्षेत्र जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं और एक है विद्युत विभव जो हम इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। यही हमारा चैप्टर भी है, विद्युत विभव।
जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात कि जैसे कि आपके पास कोई दो आवेशित वस्तुएं हैं, ठीक है, मेरे पास कोई दो आवेशित अगर वस्तुएं हैं और उन दोनों के बीच में, उन दोनों को अगर मैं किसी चालक से जोड़ दूं, किससे जोड़ दूं? चालक में, तो देखिए आवेश का जो प्रवाह होगा वो किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ये विद्युत विभव निर्धारित करेगा। मान लेते हैं इस वस्तु का विद्युत विभव A है और इस वस्तु का विद्युत विभव B है। अगर VA किससे बड़ा है? VB है, तो आवेश प्रवाह जो होंगे, आवेश प्रवाह होंगे वो किधर होंगे? A से B की ओर होंगे। ठीक है, तो हमेशा आवेश कैसे प्रवाह होते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, देखो जब अपन किसी बैटरी का सिंबल अगर आप देखते हो, किसी बैटरी का संकेत अगर आप देखते हो, तो वहां पर इस तरह से कुछ सिंबल होता है। तो ये प्लस जो होता है ये होता है उच्च विभव और ये जो होता है ये होता है निम्न विभव। अगर हम परिपथ को पूरा कर देते हैं तो आपको पता है धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है? प्लस से माइनस की ओर क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। मतलब धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होती है। ठीक है, ओके। और एक और बात है कि जो विद्युत विभव होगा वो किससे संबंधित होगा? विद्युत विभव जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैसे होगा? जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज की जो क्लास होगी उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली क्लास है जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाऊंगा विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, और इस क्लास के एंड तक आपको विद्युत विभव के सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आने लगेंगे। क्लियर है? तो देखिए विद्युत विभव का थोड़ा सा मतलब देखिए कि अगर हम विभव की बात करते हैं, विद्युत का मतलब होता है आवेश, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और विभव का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर। तो कुल मिला के जहां पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, मान लो अगर ये मैंने जो ब्लॉक बनाया है इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित है, तो मतलब इसके अंदर क्या है? अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है तो इसके प्रत्येक बिंदु पे, मान लो अगर यहां पर कोई आवेश रखा गया है, समझ में आ रहा है, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, समझ में आ रहा है, तो इस बिंदु पर भी विभव होगा, इस बिंदु पर विभव होगा, वो कितना होगा, कैसे होगा, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव होगा। क्या होगा? विभव होगा, या कह सकते हैं उसके पास एक पावर होगी प्रत्येक बिंदु के पास में। ठीक है, अब दूरी के साथ वो पावर बढ़ती है या कम होती है, तो वो धीरे धीरे हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? कुल मिला के विद्युत क्षेत्र अगर है तो उसमें हर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव भी होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मगर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, मतलब उसकी दिशा भी होती है। ठीक है, और विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है। मतलब किसी बिंदु पर अगर आपको विभव जोड़ना होगा, है ना, विभव, जैसे ये प्रत्येक या कोई बिंदु है, यहां पर अगर आपको बहुत सारे आवेश है तो विभव निकालना है V1, V2, V3, तो सिंपली हम इन सबको आसानी से जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर दिशा का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्शन का यहां पर कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखोगे आप, जब भी आप विद्युत विभव के लिए आवेश का प्रयोग करोगे, जहां पर भी आवेश कहीं भी आए किसी भी फॉर्मूले में, तो आवेश को हमेशा आपको सिंबल के साथ, साइन के साथ रखना है। ठीक है, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्लस दे रखा है तो हमेशा प्लस रखना है, और माइनस दे रखा है तो माइनस रखना है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। जब हम इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको जोड़ने लगेंगे ना, तब आपको सिंबल का, इसके साइन का उपयोग हमेशा करना है। ठीक है, ये कैसा होगा वो हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए हम क्या चाहते हैं, पहले मैं आपको विद्युत विभव स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं। वो कंसेप्ट क्या है उसको पहले ध्यान से सुनो। जैसे कि मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में मैं एक परीक्षण आवेश लेता हूं, है ना। परीक्षण आवेश आप समझ गए होंगे, जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मैं ले जाता हूं तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य होगा वो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मैंने कहा ना कि विद्युत विभव जो होता है ना, विद्युत विभव किससे रिलेटेड होगा? स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं
विद्युत विभव भी कुछ ऐसा ही होगा कि एकांक धनावेश पर किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। ये जो शब्द आ रहा है कार्य, पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, मैं एक परीक्षण आवेश लूंगा, उस परीक्षण आवेश को ए विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाऊंगा, उसमें मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना। उस किए गए कार्य का सूत्र हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। उससे पहले हम एक किया गया कार्य का एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, जिसका उपयोग किसके अंदर हो जाएगा, विद्युत विभव की डेफिनेशन और विद्युत विभवांतर निकालते वक्त यहां पर उसका यूज होगा। क्लियर है। तो देखिए, ये अगर आप कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया हो तो देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट, पहले हम एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं, और वो क्या फॉर्मूला है कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। तो मुझे यहां पर किया गया कार्य का फॉर्मूला निकालना है, और वो किया गया कार्य जो होगा वो ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए मैं क्या निकालना चाह रहा हूं पहले, है ना। तो इसको नोट करेंगे हम, छोटा सा टॉपिक है, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। और एक छोटी सी बात आप और ध्यान रखोगे, जब आप इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे ना, तो परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे मैं आपको आगे समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र लेना है। जैसे कि देखिए विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, तो यहां देखो, जैसे कि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर होता है। तो मान लो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, समझ में आ रहा है। प्लस क्यू से विद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की ओर होती है, ये विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। क्लियर है। अब ये विद्युत क्षेत्र आपके पास है। अब मैं क्या चाहता हूं, देखो यहां पर मैं एक परीक्षण आवेश लूंगा Q0। इस परीक्षण आवेश को मैं ए बिंदु से कहां लेके आऊंगा, बी बिंदु तक लेके आऊंगा। एक परीक्षण आवेश है जिसे मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके आऊंगा। सबसे पहले इस परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं। जो परीक्षण आवेश जो होगा, परीक्षण आवेश जो होता है Q0, ये कैसा होता है, धनात्मक होता है पहली बात तो, ठीक है। अज्यूम करना है हमेशा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो परीक्षण आवेश धनात्मक प्रकृति का होता है, उसका विद्युत क्षेत्र लगभग 0 के बराबर होता है, और है ना, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तभी तो ये किसी बाहर वाले विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। अगर इसका खुद का विद्युत क्षेत्र भी होगा तो ये बाहर वाले विद्युत क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज चाहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेस्ट चार्ज। मतलब हम हमारे रिजल्ट निकालने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं, और ये सिर्फ अजम्पशन है, एक कल्पना मात्र है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ये कोई रियल में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। मतलब जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप मुझे बोल दो सर कि सर एकांक धनावेश लेके आओ, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये फिजिक्स के कंसेप्ट है जिसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो ये टेस्ट चार्ज सिर्फ एक अजम्पशन है, एक कल्पना मात्र है। क्लियर है। ओके, अब क्या करना है, मैं क्या चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपका एक विद्युत क्षेत्र का पूरा ये, ठीक है। मान लो ये हमारा ये विद्युत क्षेत्र की कहानी, ये हो गया, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या होता है बताओ, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां पर जो E है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा,
विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, ये क्यू नॉट क्या है? तो क्यू नॉट हो गया परीक्षण आवेश। क्या हो गया? परीक्षण आवेश। अब आप चाहते क्या है? ध्यान से टॉपिक को देखो। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब क्या करना है? इस परीक्षण आवेश को आपको कहां से कहां लाना है? इसको ए से बी तक लाना है, और ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। और एक और बात है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी गतिज ऊर्जा 0 होनी चाहिए। जब इस आवेश को यहां से यहां लेके आओगे तो इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गति में परिवर्तन है ना, गति में परिवर्तन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब इसके अंदर त्वरण नहीं होना चाहिए। त्वरण कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा ही कुछ ऐसी है। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की परिभाषा ही कुछ ऐसी होगी कि आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करोगे तभी तो आप किया गया कार्य निकाल सकते हो। देखो मेरी बात समझो, इस क्यू नॉट को आप ए से बी तक लेके आओगे, और मैंने आपको कह दिया कि आपको यहां से यहां लाने में किया गया कार्य निकालना है। अब मानो आप इस क्यू नॉट को आप यहां से गति में परिवर्तन करते हुए यहां से यहां तक लेके आ जाओ, तो आपका कुछ कार्य तो कहां चला जाएगा? गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में चला जाएगा। तो फिर आप ए से बी तक लाने में जो कुल किया गया कार्य नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कुछ कार्य कहां चला जाएगा, है ना? इस क्यू नॉट की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में व्यय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप यहां से यहां तक का कुल कार्य नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस क्यू नॉट को ए से बी तक लाना है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले मुझे इसे ए से लाना है। ध्यान से देखना। अब ये आपके पास क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। इस देखो, इस ओ बिंदु और इस ए बिंदु पर ध्यान देना। इन दोनों आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इस प्रतिकर्षण बल को मैं नाम दे रहा हूं यहां पर Fe। क्या नाम दे रहा हूं? Fe। और Fe क्या हो जाएगा आपके पास? विद्युत बल। क्या हो जाएगा? विद्युत बल। क्लियर है? अब देखिए, अभी तक विद्युत बल रख रहा है, तो ये जो परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश की दिशा, ये परीक्षण आवेश किधर गति करना चाहेगा? इधर गति करना चाहेगा। मगर आपको इस आवेश को ए से बी तक लेके आना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप एक बल इसके विपरीत दिशा में लगाओगे। इस बल को बोलेंगे F एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? F एक्सटर्नल। इसको बोलते हैं बाह्य स्रोत द्वारा बल। मतलब ये बल कौन लगाएगा? बाह्य स्रोत, या हम खुद लगाएंगे। हम क्या करेंगे? इस विद्युत बल के विरुद्ध आप इस परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेके आओगे। क्लियर है? अब देखो, एक बात और ध्यान रखनी है, ये Fe जो होता है, ये दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ये विद्युत बल और आपके द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर होंगे हमेशा और विपरीत दिशा में। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर Fe और F एक्सटर्नल अगर दोनों बराबर हैं तो फिर हम इस आवेश को यहां से यहां कैसे लेके आएंगे? तो मेरी बात सुनो, ये F एक्सटर्नल जो होगा ये Fe से थोड़ा सा बड़ा होगा। Fe और F एक्सटर्नल जो होगा ये Fe से स्लाइटली ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा, और धीरे 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 ये आवेश कहां पहुंचने लगेगा? ये आवेश कहां तक आ जाएगा? इस बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ताकि हमारे दोनों बातें हैं वो दोनों सही हो जाएगी। आप इस आवेश को यहां से यहां पर भी ले आओगे, और हमने कहा था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब इस आवेश को आप यहां से यहां लाओगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा, जिससे आपको यहां से यहां तक लाने में जो कुल कार्य होगा वो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखिए, मुझे कार्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ए से बी तक लाने में कार्य, ठीक है। क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। ये कार्य कौन करेगा बताओ? ये कार्य करेगा बाह्य स्रोत। किसका करेगा? बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। और किसके विरुद्ध? ठीक है, विद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है ना। विद्युत बल के विरुद्ध। आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत बल जो है इस आवेश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, जबकि हम क्या करेंगे? ये F एक्सटर्नल जो है ये बाह्य स्रोत है ना, ये क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोत द्वारा, है ना। बाह्य स्रोत द्वारा इस बल के विरुद्ध
आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखो कार्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ डॉट आर, बल इंटू विस्थापन होता है। अगर आप एक बात देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर दूरी अलग है, जब ये आवेश यहां जाएगा तो ये दूरी बदल जाएगी, यहां पे आएगा दूरी बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी बदल रही है, दूरी बदल रही है, इसका मतलब आपको आपका बल भी बदलेगा। ठीक है ना, देखो इन दोनों आवेशों के मध्य यहां बल अलग है, अभी आवेश जब यहां आ जाएगा तो बल अलग हो जाएगा, यहां आएगा तब अलग हो जाएगा, यहां आएगा तब अलग हो जाएगा। इसका मतलब परिवर्तनशील बल है। क्या है, आपका बल जो है परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपका बल जो है वो रेगुलर बदल रहा है क्योंकि दूरी कम हो रही है। तो देखो परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम एक अल्पांश दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे और फिर हम ए से बी तक समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यही तो मेथड होता है, परिवर्तनशील कार्य निकालना हो तो वहां हमको समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इतना सा विस्थापन देते हैं, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है आपको, मैं यहां पर एक डी आर विस्थापन देता हूं। क्या देता हूं, डी आर विस्थापन, माना डी आर विस्थापन में कार्य। ठीक है, डी आर विस्थापन में कार्य कितना मान लेते हैं हम, डी डब्ल्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं इस आवेश क्यू नॉट को यहां से यहां लाएंगे और डी आर विस्थापित करेंगे, जिसमें कार्य कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, यही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो आप यहां पर एफ जो लिख रहे हो बल, वो कौन सा बल है, यहां पर ये वाला बल है या ये बल है, तो इसमें कार्य में कौन सा बल उपयोग लोगे, हम ये वाला बल उपयोग लेंगे जो आप खुद लगा रहे हो, जो बाह्य स्रोत जो बल लगा रहा है। तो यहां पर क्या लिख दोगे, एफ एक्सटर्नल। मेरी बात समझ में आ रही क्या, जब हम विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य निकालेंगे तो यहां पर कार्य जो होगा ना, कार्य डब्ल्यू, ये कार्य कैसा होगा, बाह्य स्रोत द्वारा, यहां पर जो बल होगा ना, बल, ये जो बल जो होगा, ये बल जो होगा, ये कौन सा बल होगा, बाह्य स्रोत द्वारा लगाया गया बल है। क्लियर है ना, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, क्लियर है। तो डी डब्ल्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कहां से कहां तक, ए से बी तक, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, क्लियर है। डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, ये हो जाएगा ए से बी। अब मुझे बताओ एफ एक्सटर्नल और एफ ई के बीच में क्या संबंध होता है, तो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस ऑफ एफ ई होता है, ये माइनस इधर भेज दो, तो आप लिख सकते हो माइनस एफ ई डॉट डी आर, क्लियर है। ये हो जाएगा ए से बी, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, एफ ई डॉट डी आर, यही तो फॉर्मूला आया। अब एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कितना लगता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर ये विद्युत क्षेत्र है ना, ये प्लस है माइनस, सपोज विद्युत क्षेत्र जा रहा है, अगर यहां पर कोई आवेश क्यू नॉट है तो इस पे कितना बल लगता है बताओ, क्यू नॉट ई, यही तो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो देखो डब्ल्यू इक्वल टू ए बी, इस एफ ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट ई और ये हो जाएगा डी आर, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा किया गया कार्य का सूत्र। ठीक है, तो यहां से यहां जब आप इसको लेके आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, माइनस रेखीय समाकलन ए से बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्यू नॉट क्या हो गया, परीक्षण आवेश, ई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डी आर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, क्लियर है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जो किया गया कार्य जो होगा, कहां से कहां तक लेके आया, ए से बी तक, ए से बी तक। ठीक है, ये किया गया कार्य जो होगा डब्ल्यू ए बी, ये किसमें संचित हो जाएगा, ये किया गया कार्य क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। किसमें होगा, परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। आपने पढ़ी होगी कार्य ऊर्जा प्रमेय, है ना, पढ़ा ना हमने, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, जो किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी आपने। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किया गया कार्य जो होता है वो स्थैतिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस डब्ल्यू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यू ए माइनस यू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी करो, मैं इसको लिखता हूं।
ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं इधर। ठीक है, तो इस WAB को क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो WAB माइनस और WAB को क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थैतिक ऊर्जा UB, यहां पर कितनी हो जाएगी UA, और कैसे लिख लेंगे UB माइनस UA। देखो किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और इसको लिख देंगे माइनस ऑफ AB Q0 E डॉट DR। क्लियर है, तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया है जो काफी यूजफुल रहेगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए, कि किया गया कार्य जो होता है विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, इंटीग्रेशन माइनस समाकलन A से B, रेखीय समाकलन कह सकते हैं आप इसको, Q0 E डॉट DR। क्लियर है, और ये किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर है, अब हम क्या चाहते हैं, देखो अब हम ये चाहते हैं कि इस B बिंदु की स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, अगर इस B बिंदु पर कितनी स्थैतिक ऊर्जा है ये ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको पता है अगर UB माइनस UA है, अगर मैं इस UA को 0 कर दूं, क्या कर दूं UA को 0, अगर कोई दो राशियां हैं और आपको एक राशि निकालनी है तो दूसरी राशि को आपको 0 करना पड़ेगा। तो अगर इस राशि को अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस राशि को अगर मैं 0 कर दूंगा तो मुझे B पर एकत्रित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, इसको आप कॉपी करो, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं क्या है इसमें। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, ये तो आपने किया गया कार्य निकाल लिया A से B तक, अब हम क्या चाहते हैं B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, क्या चाहते हैं B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं WAB का। WAB का फॉर्मूला क्या आया है, UB UA माइनस A से B Q0 E डॉट DR। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब देखो UB को 0 करना, देखो ये परीक्षण आवेश है सपोज। ठीक है, ये परीक्षण आवेश है और विद्युत क्षेत्र मानो कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी जो कहां तक जा रही है, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा है अनंत तक जा रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा मैंने एक बिंदु लिया था, इधर लिया था, देखो इधर लिया था हमने A से B लिया ना, UA माइनस UB था ना। ठीक है, ये बिंदु देखो ये A हो गया, ठीक है, सॉरी ये B बिंदु हो गया जो कहां पर है, और इस पर स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगी UB, और इस A वाले बिंदु को हम कहां रख देंगे, A वाले बिंदु को अनंत पर रखेंगे, और अनंत पर ऊर्जा जो होती है, अनंत पर ऊर्जा होती है 0। कितनी होती है, अगर एक बिंदु को आप अनंत पे ले जाओ और अनंत पर स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी, हमेशा 0 होगी। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी Q आवेश के कारण जब आप किसी परीक्षण आवेश को कहां रख दोगे, अनंत पर रख दोगे। कहां रख दोगे, इस परीक्षण आवेश को आप अनंत से यहां तक लेके आओगे, और किया गया कार्य कैसे निकालोगे, अनंत से लगाकर B तक। तो इसकी स्थैतिक ऊर्जा UB हो जाएगी, और इसकी स्थैतिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अनंत पर कितनी हो जाएगी, UA कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये वाला बिंदु कहां पर लगे, हम क्या मान लें, हम क्या करें, देखो B पर संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, B पर संचित स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। हम क्या करें, माना बिंदु A को अनंत पर ले जानते हैं। ठीक है, तो A बिंदु की स्थितिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अनंत पर 0 हो जाएगी। तो इस समीकरण में वापस वैल्यू रख दो आप। ठीक है, तो W कहां से कहां तक आए, अनंत से लगाकर B तक आए, UB की वैल्यू UB, UA की वैल्यू कितनी है, UA की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा माइनस अनंत से लगाकर B तक आए Q0 E डॉट DR। ठीक है, तो किया गया कार्य अनंत से B तक लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, B बिंदु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और उसका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो जो था
वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन था, किया गया कार्य। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, इस ए वाले बिंदु को आप अनंत पर ले गए तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो आपको अगर इस बिंदु पर क्या निकालनी थी तो मैंने कैसे निकाली, देखो अगर इस बिंदु पर मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी तो कैसे निकालनेगी, एक परीक्षण आवेश को, ये कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है, तो एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य जो होता है वह उस बिंदु पर क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, और ध्यान रखना है आप जब लाओगे तो गतिज ऊर्जा जो होगी उसमें परिवर्तन कितना होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब अनंत से आप इस आवेश को यहां से यहां तक लाओगे तो आपको उसकी गति में परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर है, तभी आपको संपूर्ण कार्य मिलेगा। अदरवाइज अगर आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हो तो इसकी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। क्या होगा कि कुछ किया गया कार्य जो होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करने में चला जाएगा, जिससे आपको संपूर्ण कार्य नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पूरा कार्य निकालना है तो आपको परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते समय गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। और यही कंसेप्ट हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में जस्ट इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। ये सब मैंने आपको बेसिक बताया है जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का जो नाम है विद्युत विभव, और यहीं से हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक भी स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है ना, जिसमें मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया है और पिछले चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो भी बताया है। ठीक है, अब देखिए 2 टर्म आ रही है यहाँ पे, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव जो होगा वो किसी एक बिंदु का विभव होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और विद्युत विभवांतर क्या हो गया कि आपके पास अगर कोई विद्युत क्षेत्र है उस पे कोई 2 बिंदु है तो इस बिंदु पर भी विभव होगा और इस बिंदु पर भी विभव होगा, तो दोनों विभवों का अंतर और उन दोनों के मध्य का विभवांतर होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे और फिर किसी एक विभव को 0 बना देंगे और वहां से हमको विद्युत विभव की परिभाषा भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझो। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र में, एक कोई स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र में परीक्षण एकांक धनावेश को, ठीक है, एक बिंदु से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाएगा। सिंपली समझो कि एक विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, आपको एक परीक्षण आवेश लेना है, उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बगैर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है और आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो ही, मतलब बाहरी स्रोत, मतलब हमको जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र में परीक्षण एकांक धनावेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब मैं इस डायग्राम से बनाऊंगा और इस डेफिनेशन से मैं लिंक भी करूंगा कि ये डायग्राम उसको कैसे जस्टिफाई करता है। ठीक है, और हम विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला निकालेंगे, उसकी इकाई निकालेंगे और उसका विमीय सूत्र निकालेंगे। देखो इधर मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q, ठीक है, ये आवेश एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है E। क्या बना रहा है, ये आवेश एक विद्युत क्षेत्र बना रहा है E। ठीक है, तो इस आवेश को क्या बोलना चाहिए, स्रोत आवेश। क्या बोलना चाहिए, स्रोत आवेश बोलना चाहिए। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब क्या करना है, डेफिनेशन को देखो। स्थिर विद्युत क्षेत्र में, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र बन गया, एकांक धनावेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एकांक धनावेश लेंगे, उस एकांक धनावेश को मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा। कहां से कहां तक, इस एकांक धनावेश को ए बिंदु से
बी बिंदु तक लेके आऊंगा, ठीक है। और इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ए से बी तक किया गया कार्य, ठीक है। यही तो करना है, ए से बी तक किया गया कार्य निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के मध्य एक बल लगना चाहिए इधर, ठीक है। वो कौन सा बल लगेगा, एफ ई। इसको हम बोलेंगे विद्युत बल, क्या बोलेंगे, विद्युत बल बोलेंगे, एफ ई, ठीक है। अब आपको इस आवेश को ए से बी तक लाना है, तो अगर आप बाहरी स्रोत हो तो आपको इसके विपरीत, इस विद्युत बल के विपरीत एक बल लगाना पड़ेगा, और इस बल को बोलेंगे हम एफ एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल। इसको बोलेंगे हम बाह्य स्रोत द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्सटर्नल। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखनी है, एफ ई और एफ एक्सटर्नल दोनों जो होंगे एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होंगे। मतलब एफ एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस ऑफ एफ ई होगा, दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। अब देखो, अब इस आवेश को आपको यहां से यहां तक लाना है और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं करनी है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी रहनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए यहां से यहां आते वक्त। क्लियर है। तो देखो मान लेते हैं इस बी बिंदु का विभव वीबी है और इस ए बिंदु का विभव वीए है। आपको निकालना है विभवांतर वीबी माइनस वीए। कैसे निकालेंगे विभवांतर बताओ, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, विभवांतर किया गया कार्य ए से बी तक, और किसके ऊपर कार्य किया आपने, एकांक धनावेश को लाने में। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल वी, विभवांतर ए से बी तक लाने में, और किसको लेके आए हैं, परीक्षण आवेश को लाने में, ठीक है। तो परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, या है ना, किया गया कार्य, यही तो परिभाषा बनी शॉर्ट में, है ना, परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। क्लियर है क्या, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखिए आपको अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करें, ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं होता, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं करना है, अब देखो इसकी परिभाषा ध्यान से देखना। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या हुई है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बगैर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। अगर आप गतिज ऊर्जा को परिवर्तित कर दोगे, इस एकांक धनावेश को यहां से यहां लाने में अगर आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हो तो आपका कुछ कार्य कहां चला जाएगा, गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करने में चला जाएगा, परिवर्तित करने में चला जाएगा, जिससे आपको ए से बी तक लाने में कुल कार्य नहीं मिलेगा। डेफिनेशन में आपको यहाँ पे कुल कार्य चाहिए ए से बी तक। अगर आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करोगे तो कुछ कार्य कहां नष्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को परिवर्तन करने में नष्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर किया गया कार्य पूरा नहीं मिलेगा और ये डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको हमेशा ये जो लाइन है डेफिनेशन के साथ में उपयोग में करनी है, ठीक है, कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बगैर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो काम कौन कर रहा है, ये जो है ना एफ एक्सटर्नल, बाह्य स्रोत यहां से यहां लाने में जो कार्य करेगा। अब देखिए मैं लिख देता हूं चाहो तो, ये डब्ल्यू ए बी क्या है बताओ, डब्ल्यू ए बी जो है ये हो गया बाह्य स्रोत द्वारा कार्य, ठीक है। और क्यू नोट क्या हो गया, परीक्षण आवेश, क्या हो गया, परीक्षण आवेश। तो ये हो गया विद्युत विभवांतर की परिभाषा, ठीक है। तो इन दोनों अगर यहां से यहां तक का कार्य निकाल लेते हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकाई, क्या निकालेंगे, इकाई निकालेंगे। तो देखो डेल वी का फॉर्मूला क्या आया, W अपॉन क्यू नोट, यही आया, W अपॉन क्यू नोट आया है, ठीक है। तो W को किसमें निकालते हैं, जूल, Q किसमें होता है, कूलाम के अंदर। अब देखिए आप चाहो तो कार्य को क्या लिख सकते हो बताओ, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन अपॉन क्यू नॉट, सही है ना। कार्य को क्या लिख सकते हैं, बल इंटू, तो बल को क्या लिखेंगे, न्यूटन,
विस्थापन को मीटर और ये Q हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगी इसकी इकाइयां, ठीक है। अब बात करेंगे हम विमीय सूत्र। किसकी बात करनी है? विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है। अब देखिए विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो डेल V क्या हो गया बताओ? W/Q। W क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, और Q क्या होता है? I इंटू T। I क्या होता है? Q/T होता है ना। तो Q क्या हो जाएगा? I इंटू T, ठीक है। अच्छा, बल को किस में लिखते हैं बताओ? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F = ma। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F को क्या लिख देंगे? ma, और ये हो जाएगा D I इंटू T। सबके फॉर्मूले लिख लो। देखो m को किस में निकालते हैं? किलोग्राम के अंदर। त्वरण की इकाई a क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और d क्या हो गया? विस्थापन, तो ये हो गया मीटर, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? I को लिखते हैं एम्पियर के अंदर और T को लिखते हैं सेकंड के अंदर। तो देखो ये किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड की घात 2 और सेकंड की घात 1, ये हो जाएगा सेकंड की घात 3, और इसको ऊपर भेजेंगे तो सेकंड की घात -3, और एम्पियर को भी ऊपर भेजेंगे तो एम्पियर की घात -1। तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बताओ? MLT बताओ। MLT विमीय सूत्र। देखो द्रव्यमान की विमाई 1, ठीक है, लंबाई की विमाई 2, टाइम की आई -3 और धारा की आई -1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक विद्युत विभवांतर की परिभाषा मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य होता है, वो दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना होगा। और कार्य कौन करेगा? विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। कौन काम करेगा? बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इसको आप कॉपी करो, फिर मैं आपको विद्युत विभव की परिभाषा समझाता हूं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है विद्युत विभवांतर, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभवांतर क्या था कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। अब विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत विभव का मतलब एक बिंदु पर विभव आएगा, तो इसमें क्या होगा? इसकी परिभाषा कैसे चेंज होगी देखो। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देखो इसकी परिभाषा, परीक्षण एकांक धनावेश को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। वो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। अभी हमने देखो विद्युत विभवांतर की परिभाषा हमारे पास है VB - VA WAB/Q0। मतलब एकांक धनावेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अगर मुझे B का विभव निकालना है तो अगर A के विभव को मैं 0 कर दूं तो मुझे किसका मिल जाएगा? B का विभव मिल जाएगा। तो B का विभव कैसे निकाला जाता है? परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर कोई स्रोत आवेश ले लेता हूं सपोज, ठीक है, यहां पर मैं स्रोत आवेश ले लिया सपोज, ठीक है, और ये आवेश का ये कहां तक जा रही है? विद्युत बल रेखा है, मानो ये अनंत तक जा रही है, ठीक है। अब क्या करना है? एक परीक्षण आवेश को मान लो मुझे A बिंदु को मैं यहां पर ले लेता हूं अनंत पर, और B बिंदु को मैं यहां पर ले लेता हूं। तो मुझे अनंत से, है ना, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य अगर आप निकाल लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इस B बिंदु पर विभव मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस B बिंदु का जो विभव होगा वो हो जाएगा VB, ठीक है। और A बिंदु का जो विभव होगा, A बिंदु कहां पर है? अनंत पर है। तो अनंत पर विभव कितना होता है? किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव जो होता है वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। ये कंसेप्ट अब क्यों होता है? क्योंकि इसको हमको यहाँ पर मतलब किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव को क्या अज्यूम किया गया है? फिजिक्स में 0 अज्यूम किया गया है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होता अनंत पर, ठीक है। तो अनंत पर विभव कितना माना गया है? 0 माना गया, ठीक है। अगर इसका और भी रीजन चाहिए तो मैं बाद में इस चैप्टर के और आगे चलेंगे तो विभव का जो फॉर्मूला आएगा वहां से आपको इसको हम जस्टिफाई भी कर लेंगे। बट अभी क्या माना गया है? किसी आवेश के कारण अनंत पर जो विभव होता है, जैसे ये स्रोत आवेश है, ये कौन सा आवेश है?
स्रोत आवेश है, ठीक है। उस स्रोत आवेश के कारण अनंत पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो कुल मिला के आपको इस परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक, अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो विभवांतर की परिभाषा आपके पास है। तो देखो VB की B पर विभव कितना हो गया, VB, A पर विभव कितना हो गया, 0। कहां से लेके आए, अनंत से B तक लेके आए, किसको लेके आए, Q0 को। तो यहां पर VB कितना आ गया बताओ, अनंत से B अपॉन Q0। तो ये हो गया B पर विभव। क्या हो गया, B पर विभव। कैसे निकाला, अगर आपको किसी भी बिंदु पर आज के बाद विभव निकालना है तो क्या करोगे, परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाओगे और उस परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो ही उस बिंदु का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी विद्युत विभव की परिभाषा। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, देखो W अनंत से B तक अपॉन Q0। और इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, W अपॉन Q0 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा विद्युत विभव। क्लियर है। अच्छा, इसकी इकाई जो होगी वही हो जाएगी जो हमने अभी निकाली है। W की होती है जूल प्रति कूलम, या हम कह सकते हैं, इसको लिखते हैं कार्य को बल इंटू विस्थापन, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ठीक है, और इसका विमेय सूत्र भी हमने निकाला है। ठीक है, V बराबर क्या था, W अपॉन Q। W क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। Q क्या होता है, I इंटू T। बल को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण। D क्या हो जाएगा, D आपके पास विस्थापन है। ठीक है, I क्या हो जाएगा, एम्पियर। टाइम को लिखते हैं सेकंड के अंदर। ठीक है, तो M को लिखते हैं किलोग्राम। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका होता है विस्थापन की होती है मीटर, और नीचे आपके पास है एम्पियर और सेकंड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सेकंड की घात 1 और 2 3, इसको ऊपर भेजेंगे तो सेकंड की घात -3, एम्पियर को भी ऊपर भेजेंगे तो एम्पियर की घात -1। तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3 और A-1। ये इसका विमेय सूत्र है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। विद्युत विभवांतर से ही हम क्या निकाल पाएंगे, विद्युत विभव निकाल पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत विभव जो होता है वो परिभाषित है फिजिक्स में। विद्युत विभवांतर तो क्या होता है, दो विभवों के बीच का अंतर है, जबकि विद्युत विभव होता है किसी एक बिंदु का विभव है। और कैसे ज्ञात करते हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो उस बिंदु का विद्युत विभव। जैसे ये आपको इस बिंदु का विभव निकालना है। अब देखो, जैसे कि मुझे ये कोई भी ये पे कोई भी आवेश है, सपोज मुझे इस बिंदु पर विभव निकालना, P बिंदु पर, तो मैं क्या करूंगा, एक परीक्षण आवेश को अनंत से यहां तक लेके आऊंगा। कहां तक लेके आऊंगा, अनंत से P तक लेके आऊंगा, और इसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो इस बिंदु का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। क्लियर है। ये था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है। इसका क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्लियर है, इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्लियर है। तो ये था आपके पास विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, मैं इस पे एक दो छोटे से न्यूमेरिकल करा देता हूं ताकि आपको इस विद्युत विभव और विभवांतर का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कॉपी कीजिए। अब देखिए, हम विद्युत विभव और विभवांतर पे कुछ न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है टेक्स्ट बुक का, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है यदि 6 कूलम के आवेश को। ठीक है, देखो क्या है, पहले स्थान पर कितना है, -15 वोल्ट है, और दूसरे स्थान पर कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, क्या है, आपको किसी 6 कूलम के आवेश को, Q0 कितना दे रखा है, 6 कूलम के आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके जाना है, तो आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है, 150 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इस बिंदु पर जो विभव है वो कितना है। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया, जो दे रखा है वो मैंने लिख दिया है डायग्राम में। तो विभवांतर देखो, अंतिम विभव कितना है, A से B पे जा रहे हो तो अंतिम विभव VB माइनस VA, कहां से कहां तक का कार्य, A से B तक का कार्य अपॉन Q0। और कितने आवेश को लेके जा रहे हो, 6 कूलम को। अब देखो VB की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू कितनी है, -15, WAB कितना दे रखा है, 150 जूल, 150 जूल।
और क्यू नॉट कितना है 6। ठीक है, तो अब देखो v प्लस 15 अपॉन 150 अपॉन 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, ये कितना हो गया देखो 25 और v इक्वल टू 25 माइनस 15, v इक्वल टू कितना आ गया देखो 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक। ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं, कितना आवेश कितना है 20 कूलाम के आवेश को ले जा रहे हैं ए से, और दूरी कितनी है 0.2 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक ले जाएंगे इसको 0 पॉइंट, और कितना कार्य करना पड़ रहा है ए से बी तक ले जाने में 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। आपसे पूछा गया विभवांतर, विभवांतर क्या होता है अंतिम विभव प्रारंभिक विभव किया गया कार्य आवेश के ऊपर। ठीक है, तो VB माइनस VA तो आपसे पूछा गया है कितना कार्य करना पड़ रहा है देखो 2 जूल का कार्य, कितना आवेश लगे हैं 20 जूल का, ये कितना हो जाएगा 1/10 और 0.1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका विभवांतर आ जाएगा ए और बी के बीच का। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सर इस दूरी का क्या मतलब है। मेरी बात ध्यान रखो, आपके पास जो विद्युत बल जो होता है क्या होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं, वैसे वैसे आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और, पर विद्युत बल है ये क्या होता है संरक्षी बल होता है। क्या होता है संरक्षी बल है, इसका मतलब ये पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, ये सिर्फ किस पे करता है प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब अगर इस आवेश को आप इधर होके ले जाते तो भी इतना ही कार्य करना पड़ता, ऐसे ले जाते तो भी उतना ही कार्य करना पड़ता। ठीक है, तो जो संरक्षी क्षेत्र होते हैं या जो संरक्षी बल होते हैं, ठीक है, उसका अगर आप पूरे मतलब देखो अगर ए से बी तक मुझे जाना है, मैं इस रास्ते से जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा। ठीक है, ए से बी पर जाने के 3 रास्ते हैं, यहां से भी जा सकता हूं पहला, यहां से भी जा सकता हूं और यहां से भी जा सकता हूं। ये तीनों कार्य क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि विद्युत बल जो होता है विद्युत क्षेत्र वो एक संरक्षी क्षेत्र है। इसका मतलब ये पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि 11th क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं, वो भी संरक्षी है। स्प्रिंग वाला केस पढ़ते हैं, स्प्रिंग के अंदर जो बल लगता है वो भी क्या होता है संरक्षी होता है। क्लियर है? तो इसमें इस दूरी का कोई मतलब नहीं, आप ए से बी तक किसी भी रास्ते से जा सकते हो, कुल किया गया कार्य जो होगा वो 2 जूल ही होगा। क्लियर है? तो ये मैंने विद्युत विभवांतर पे 1-2 न्यूमेरिकल भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत विभव और विभवांतर में संबंध ज्ञात करेंगे और इसके कुछ अच्छे से कंसेप्ट और देखेंगे, और किसी आवेश के कारण r दूरी पर कितना विद्युत विभव होता है वो भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।